नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं ट्रेडिफाई चैनल पर। 1868 के बॉम्बे की कल्पना कीजिए। ब्रिटिश राज का जमाना था। भारत की अर्थव्यवस्था व्यापार पर चल रही थी और औद्योगिकरण सिर्फ एक सपना लगता था। इसी बीच एक दूरदर्शी व्यवसायी जमशेदजी नसरवानजी टाटा अपने सपने के साथ प्रवेश करते हैं। जमशेदजी एक कपड़ा व्यापारी थे, पर उनकी सोच सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं थी। उन्होंने देखा कि अगर भारत को आधुनिक बनाना है तो उसके पास अपने स्टील प्लांट, अपनी बिजली की आपूर्ति और अपने होटल होने चाहिए। उनका सपना था एक ऐसा व्यावसायिक समूह जो सिर्फ पैसा ही न बनाए बल्कि एक देश को आत्मनिर्भर बनाए। उन्होंने बॉम्बे में एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म शुरू की और आगे चलकर एम्प्रेस मिल्स खोली। लोग सोचते थे कि यह सिर्फ एक और मिल है, पर जमशेदजी को पता था कि यह एक शुरुआत है। उनकी जिंदगी में 3 बड़े सपने थे: एक विश्व स्तरीय स्टील कंपनी, एक जलविद्युत ऊर्जा संयंत्र और एक प्रतिष्ठित होटल जो भारतीय आतिथ्य का एक नया मानक स्थापित करे। आपको सुनकर हैरानी होगी कि उनके निधन के बाद उनके सपने एक एक करके पूरे हुए। 1903 में ताजमहल पैलेस होटल खुल गया, जो उस समय भारत का पहला लग्जरी होटल था। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बनी, जो आज टाटा स्टील है, और 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी शुरू हुई, जो आज टाटा पावर है। जमशेदजी टाटा की दूरदृष्टि ने एक ऐसे समूह की नींव रखी जिसे आज हम टाटा समूह कहते हैं। जमशेदजी के बाद उनके बेटे दोराबजी टाटा ने बागडोर संभाली और समूह को आगे बढ़ाया। एयर इंडिया की शुरुआत जेआरडी टाटा ने की, जो उनके परिवार में से एक और गतिशील नेता थे। जेआरडी टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह सिर्फ कपड़ा, स्टील और बिजली तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि रसायन, आतिथ्य और विमानन में भी प्रवेश कर गया। एयर इंडिया की पहली उड़ान खुद जेआरडी टाटा ने पायलट के तौर पर भरी थी। उनके जमाने में टाटा समूह ने टाइटन, टाटा केमिकल्स और भी नए उद्यम शुरू किए। ये वह समय था जब टाटा समूह एक सच्चा विविध व्यावसायिक समूह बन रहा था। फिर आया 1990 के दशक का उदारीकरण का दौर। भारत की अर्थव्यवस्था खुल रही थी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा आ रही थी। ये एक परीक्षा थी कि टाटा समूह वैश्विक मंच पर कैसे प्रतिस्पर्धा करेगा। यहीं पर टाटा टी ने यूके की टेटली का अधिग्रहण करके भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा सीमा पार अधिग्रहण किया। टाटा मोटर्स ने दक्षिण कोरिया की देवू कमर्शियल व्हीकल्स खरीदी और 2008 में जगुआर लैंड रोवर का साहसिक अधिग्रहण किया। लोग सोच रहे थे कि क्या एक भारतीय कंपनी एक ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड को सफलतापूर्वक चला सकती है, पर टाटा मोटर्स ने साबित कर दिया कि हाँ, ये संभव है। साथ ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस आईटी सेवाओं में एक वैश्विक दिग्गज बन चुकी थी। समूह ने अपने नाम को दुनिया भर में स्थापित कर लिया था। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने अपनी पहचान को मजबूत किया। उन्होंने अलग अलग समूह की कंपनियों को एक छत्र ब्रांड के तहत लाया। टीसीएस को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया, जो आज समूह की सबसे मुनाफे वाली कंपनी है। टाटा नैनो जैसे प्रयोग किए, एक किफायती कार जो आम आदमी के लिए सपनों की कार बन सके। हर फैसला सटीक नहीं था, पर उन्होंने जोखिम लेने की हिम्मत दिखाई। आज के समय में टाटा समूह 100 से ज्यादा ऑपरेटिंग कंपनियों और 30 भी सूचीबद्ध संस्थाओं के साथ एक वैश्विक पावर हाउस है। समूह का कुल राजस्व 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है और 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। आप जिस भी क्षेत्र का नाम लें, आईटी, स्टील, ऑटोमोबाइल, बिजली, उपभोक्ता उत्पाद, आभूषण, आतिथ्य, विमानन, टाटा की उपस्थिति है। ताज होटल्स से लेकर टीसीएस के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स तक और एयर इंडिया से टाटा पावर के नवीकरणीय संयंत्रों तक, टाटा समूह भारत की अर्थव्यवस्था के हर कोने में है। सबसे दिलचस्प बात है टाटा का स्वामित्व मॉडल। टाटा सन्स समूह की होल्डिंग कंपनी का 66% हिस्सा परोपकारी ट्रस्टों के पास है। मतलब टाटा समूह के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान में जाता है। यही कारण है कि टाटा समूह सिर्फ एक कॉरपोरेट नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्था लगता है। यह वह संस्कृति है जो जमशेदजी टाटा ने शुरू की थी और जो आज भी जीवित है। 2017 में एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरमैन बने। वह पहले टीसीएस के सीईओ थे और उन्होंने टाटा समूह को डिजिटल और स्थिरता की ओर धकेला। एयर इंडिया को समूह में वापस लाना, टाटा न्यू सुपर ऐप लॉन्च करना, टाटा कैपिटल का आईपीओ प्लान करना, ये सब उनके रणनीतिक कदम हैं।
टाटा अब इलेक्ट्रिक वाहनों, हरित ऊर्जा और डिजिटल कॉमर्स जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भारी निवेश कर रहा है। उनकी रणनीति है कि टाटा समूह को 21वीं सदी का अगुवा बनाए रखा जाए। चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एयर इंडिया को मुनाफे में लाना, जेएलआर को ईवी की दौड़ में प्रतिस्पर्धी बनाना, वैश्विक कमोडिटी मूल्य में उतार चढ़ाव और नए टेक स्टार्टअप्स से प्रतिस्पर्धा, ये सब वास्तविक मुद्दे हैं। लेकिन टाटा समूह का विविधीकरण, ब्रांड पर भरोसा और नेतृत्व शैली इसे लचीला बनाती है। टाटा समूह की कहानी एक उद्योगपति परिवार की नहीं, बल्कि एक राष्ट्र निर्माण परियोजना की है। कपड़ा उद्योग से शुरू होकर स्टील, बिजली, होटल, विमानन, आईटी, उपभोक्ता सामान, ईवी और डिजिटल सेवाओं तक टाटा समूह ने हर युग में अपनी छाप छोड़ी है। और अब हरित ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था में जो दांव लगाए जा रहे हैं, वे दिखाते हैं कि टाटा समूह सिर्फ अपने अतीत पर ही नहीं, भविष्य पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूरदर्शी नेतृत्व, मजबूत मूल्यों और दीर्घकालिक सोच से एक व्यवसाय सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि एक देश की अर्थव्यवस्था और समाज को भी बदल सकता है। टाटा समूह की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक सतत यात्रा है जो नए अध्याय लिख रही है। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है, कोई निवेश सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अगर आपको ऐसी ही तुलनात्मक केस स्टडीज पसंद हैं, तो ट्रेडिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें।